ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इसको समझने के लिए एक केस देखते हैं, ठीक है। एक कंटेनर ले रहा हूं मैं, क्लोज कंटेनर, ठीक है, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहा हूं टू मेजर द प्रेशर ऑफ द वेपर। वेपर क्या होंगे, यहां पे एक लिक्विड ले रहा हूं मैं जो इवेपोरेट होगी, क्योंकि हम एक वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है। वो वोलेटाइल लिक्विड के वेपर्स आएंगे, वो वेपर्स यहीं आएंगे, राइट। मतलब अभी इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इवेपोरेशन इज गोइंग ऑन, ठीक। एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे बहुत ज्यादा जब वेपर्स हो जाएंगे ना, तो वो आपस में टकराएंगे, वो इस कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, और हो सकता है वो आके इस लिक्विड के सरफेस से भी टकराए, और टकराने के बाद वो हो जाएंगे कंडेंस। क्या हो जाएंगे? कंडेंस, मतलब वापस से लिक्विड फॉर्म में। मतलब दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है, दैट इज कंडेंसेशन। पहले इवेपोरेशन तो चल ही रहा था, अब कंडेंसेशन भी चल रहा है। मतलब आप बोल सकते हो अल्टीमेटली पहले लिक्विड से वेपर बन रहा था, अब वही वेपर वापस से लिक्विड बन रहा है, मतलब इवेपोरेशन कंडेंसेशन चल रहा है। और ये साइन क्या है? इक्विलिब्रियम। ये क्यों लगाया मैंने कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा। मतलब जितनी देर में एक लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपर बन के ऊपर जा रहा है, उतनी ही देर में एक वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा। दैट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम्स इक्वल। ये चीज हम वहां भी पढ़े हैं इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम अपन दो टाइप के पढ़ते हैं ना, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में ये वाला पार्ट पढ़े हैं कि ऐसे एक लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब अब ये वाटर या जो भी लिक्विड होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, वहां पे कंडेंसेशन भी हो रहा है, और वो भी इक्वल रेट में हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी क्वांटिटी, वेपर की क्वांटिटी और लिक्विड की क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ना ये अब कम होगा, ना ये अब बढ़ेगा, है ना। इसी पॉइंट ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। और उस समय ये जो प्रेशर रीडिंग हो रही होगी ना, उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? तो वेपर प्रेशर आप ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, कब? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। तब उसके पहले तक तो ये प्रेशर बढ़ ही रहा था, जैसे जैसे वेपर की क्वांटिटी बढ़ रही थी ये प्रेशर बढ़ रहा था ना। पर एक पॉइंट पे आने के बाद ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि अब इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। जहां ये प्रेशर बढ़ना बंद कर दिया, अपन समझ जाएंगे कि अब और वेपर एक्स्ट्रा नहीं बन रहे हैं। बन भी रहे हैं तो इतनी देर में कुछ बने हुए वेपर्स वापस से लिक्विड हो जा रहे हैं कंडेंस होकर के। ठीक है। और तो इसी टाइम वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। क्लियर है? चलो डेफिनेशन लिखते हैं वेपर प्रेशर की, हेडिंग डाल लेना। वेपर प्रेशर पहले समझते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर। हाँ लिखो इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is the pressure exerted, vapor pressure of a liquid is the pressure exerted by the vapors। नाम भी तो वेपर प्रेशर है ना, कि तो यहां पे प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? वेपर्स। बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम with the with the liquid, with the liquid at a particular temperature, at a particular temperature, at a particular temperature। डेफिनेशन क्लियर है ना। देखो गैस प्रेशर अलग होता है, वेपर प्रेशर अलग होता है। गैस पहले से है यहां पे, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसको हम गैस का प्रेशर बोलेंगे, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है। पर वेपर्स तो अभी बने हैं ना, वो लिक्विड के इवेपोरेशन से वो वेपर बना है, तो इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? ओके। अब यहां पे भी अपन ने लास्ट में लिखा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऐसा क्यों?
इक्विलिब्रियम को भी और वेपर के क्वांटिटी को भी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, मोर एंड मोर लिक्विड विल इवेपोरेट, और वेपर बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और दूसरा फैक्टर होता है नेचर, वो लिक्विड का नेचर कैसा है। देखो हर लिक्विड का एक जैसा नेचर नहीं होता, बाय नेचर आई मीन एक लिक्विड में जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स से वाटर, एक ग्लास पानी में पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में किस टाइप का फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, बट उसके अलावा वाटर में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो इसके वेपर्स या इसके लिक्विड के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा ज्यादा है, तो टूटने में भी टाइम लगेगा। आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक नहीं होता ना, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है। पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, कारण उनके बीच प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ना, उतना वेपर प्रेशर कम होगा। क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली ना, कि वाटर का मान लो अट्रैक्टिव फोर्स कम है, कोई दूसरा लिक्विड है जैसे पेट्रोल, उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। या उल्टा मान लो कि पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर, पेट्रोल जल्दी उड़ता है पानी के कंपैरिजन में, तो आप ऐसे समझ लो कि पेट्रोल में पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक है, और वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि उतने ही टाइम में इसके ज्यादा वेपर्स आ जाएंगे, इसके वेपर्स कम आएंगे। तो जितने ज्यादा वेपर्स उतना ज्यादा प्रेशर। एम आई क्लियर। तो सेकंड फैक्टर होता है नेचर, वो लिक्विड का नेचर कैसा है। और अगर वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होगा तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि जब वोलेटाइल ही नहीं है तो इवेपोरेशन ही नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं हो रहा तो वेपर्स नहीं आएंगे, वेपर्स नहीं आएंगे तो किसका प्रेशर। क्लियर है। एक सब नीचे लिखना, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला फैक्टर लिख लो, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इसमें लिखना, वीकर आर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, weaker are the intermolecular forces, weaker are the intermolecular forces, greater is the amount of, weaker are the intermolecular forces, greater is the amount of vapor because more molecules can leave, because more molecules can leave, कौन सा वाला लीव लिख रहे हो, LEAVE ना, हाँ वो लाइव हो जाता है ना, लीव, ठीक है। हाँ, because more molecules can leave the liquid, and come into the vapor phase, and hence more will be the vapor pressure, and hence more will be the vapor pressure, and hence more will be the vapor pressure. Clear in nature of solvent? For example, इसमें एक एग्जांपल लिख लो, फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथिल ईथर, वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथिल ईथर, इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे, डाईइथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा। फंक्शनल ग्रुप तो ईथर है ना, नाम में लिखा हुआ ईथर, कैसा ये इसका इसका ही बताओ ना, आर क्यों यूज करो जब आपके पास पूरा नाम है, तो वाई यू आर यूजिंग आर, C2H5OC2H5, ऐसा होगा। दिस इज नोन एज डाईइथिल ईथर। तो क्या लिखे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ डाईइथिल ईथर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इथिल अल्कोहल,
is greater than that of ethyl alcohol, is greater than that of ethyl alcohol. ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है क्या लिखी हूं? डाई इथिल ईथर एक कंटेनर में ले लो ऐसे ही वाले, और ऐसे ही एक और कंटेनर लेके उसमें अल्कोहल ले लो, इथिल अल्कोहल। समझ में आ रहा है कंडीशन? मैंने दो कंटेनर लेने हैं, पहले कंटेनर में मैंने डाई इथिल ईथर डाल दिया और दूसरे वाले में मैंने इथिल अल्कोहल डाल दिया, ऐसे ही वाले कंटेनर में। तो जो प्रेशर रीडिंग होगी ना वो डाई इथिल ईथर की ज्यादा आएगी, ये आपने लिखा है। इसका कारण क्या हो सकता है, कोई गेस करेगा? स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर जल्दी कैसे टूट रहा है? जल्दी टूट रहा होगा तब तो ज्यादा वेपर आ रहे हैं ना, तब तो वेपर प्रेशर ज्यादा है। उल्टा बोल रहे हो। यहां पे बॉन्डिंग वीक है। एक डाई इथिल ईथर दूसरे डाई इथिल ईथर को उतना तेजी से या उतना ज्यादा अट्रैक्ट करके नहीं रखा है। अगर रखा होता तो जल्दी टूटते, जल्दी अलग नहीं होते ना, लिक्विड एंड गो इनटू वेपर फेज, ऐसा लिखे ना अपन। वीकर द अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन वीकर होगा ना उतनी जल्दी लिक्विड आपस में एक दूसरे को छोड़ेंगे और वेपर बन के ऊपर उड़ जाएंगे। तो अगर इसके कारण वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है, मतलब ये अट्रैक्शन थोड़ा वीकर होगा और ये अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। उसका रीजन है कि ये शो करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। एक डाई इथिल ईथर और दूसरा डाई इथिल ईथर के बीच में सिर्फ वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड नथिंग एल्स। बट एक इथिल अल्कोहल और दूसरे इथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दैट इज द रीजन व्हाई कि ये इनका बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए इनका वेपर थोड़ा धीरे बनेगा, इसलिए वेपर प्रेशर कम है। क्लियर है? चलो सेकंड फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर हुआ नेचर ऑफ द लिक्विड। सेकंड फैक्टर लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हम डिस्कस किए थे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वेपर्स उतने ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर देखो इसमें, हायर द टेम्परेचर greater is the vapor pressure. Higher the temperature, greater is the vapor pressure. Higher the temperature, greater is the vapor pressure. This is because with increase in temperature, this is because with increase in temperature, kinetic energy of the molecules increases. Kinetic energy of the molecules increases. Kinetic energy of the molecules increases. And hence more molecules leave the surface of the liquid. Hence more molecules leave the surface of the liquid and come into vapor phase. ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अभी हमने जो पीछे वेपर प्रेशर डिस्कस किया था वो एक सिंगल लिक्विड का डिस्कस किया था। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, है ना, जिसमें दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। हो सकता है इस टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं ना, 9 टाइप के सॉल्यूशंस देखे थे अपन, गैस इन लिक्विड, है ना, गैस इन सॉलिड, गैस इन गैस। तो कोई भी आपके
फेज में हो सकते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी, लिक्विड इन लिक्विड की, है ना। आपका सॉल्यूट भी लिक्विड है, आपका सॉल्वेंट भी लिक्विड है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड वाटर, है ना, अल्कोहल एंड वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल, जहां पे अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में होती है और वाटर भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है। HCl एंड वाटर, HCl आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी खुद एक लिक्विड स्टेट में है, और वाटर आपने ऐड किया वो भी एक लिक्विड स्टेट में ही है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल हो गए आपके लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है, ध्यान से समझना, अगर दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल है तो वेपर्स तो दोनों के ही ऊपर आएंगे, आया ना। ऐसा थोड़ी ना कि वाटर और अल्कोहल अगर दोनों वोलेटाइल लिक्विड है तो वाटर का ही वेपर आपको ऊपर दिखेगा, ऐसा तो नहीं होगा। आप ऐसे कंटेनर के अंदर अगर वाटर और अल्कोहल दोनों को डालोगे और अगर दोनों ही वोलेटाइल हैं तो दोनों के वेपर्स ऊपर आएंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखना राउल्स लॉ, RAOULT'S राउल्स लॉ। ये इस चैप्टर का दूसरा लॉ। पहला आपने हेनरी पढ़ लिया है। हेनरी लॉ किससे डील करता है, इट डील्स विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ व्हाट, गैस इन अ लिक्विड। Henry law deals with the solubility of gas in a liquid, and Raoult's law deals with vapor pressure of liquid liquid solutions, ठीक है। ओके, इसमें लिखो, in a solution the vapor pressure of a component in a solution, the vapor pressure of a component at a given temperature in a solution, the vapor pressure of a component क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर दो कंपोनेंट है ना, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है। तो इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर is equal to the mole fraction of that component, is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by the vapor pressure of that component in the pure state, ठीक है। समझते हैं जो आप लोग लिखो सेंटेंस, ये राउल्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है देखना, जैसे मैं आपको अभी जो सिचुएशन समझा रहा था कि हमारे पास दो लिक्विड के सॉल्यूशन है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो दोनों के कारण वेपर क्रिएट होंगे और दोनों के कारण वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो जिसके मॉलिक्यूल्स आपने ज्यादा लिए होंगे या जिसका मोल फ्रैक्शन आपने ज्यादा लिया होगा, डेफिनेटली उसके वेपर्स ज्यादा आ रहे होंगे ऊपर, और उसी के कारण वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, मान लो मैंने लिक्विड ए को ज्यादा लिया और लिक्विड बी को कम लिया और मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब क्योंकि लिक्विड ए ज्यादा है तो उसके मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर भी ज्यादा होंगे, दोनों मिक्स हो गए ना। अब ए की क्वांटिटी ज्यादा है, ए मेजॉरिटी में है, बी माइनॉरिटी में है, तो जाहिर सी बात है मोर एंड मोर ऑफ ए विल कम अप एज वेपर कंपैरेटिवली बी के, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल्स पहले ही कम है, मतलब बी की आबादी पहले ही कम है, तो ऑब्वियसली उसमें से कम ही लोग आएंगे वेपर्स बन के, क्योंकि ऊपर की जो जगह है, देखो इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना, जो सरफेस में है वो पहले इवेपोरेट होगा, हाँ या ना। एक गिलास पानी लेते हो, क्या पहले नीचे का मॉलिक्यूल थोड़ा ना इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, पहले ऊपर की लेयर इवेपोरेट होगी जाएगी, फिर उसके नीचे की लेयर ऊपर आ जाएगी, फिर उसके नीचे की लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर इवेपोरेशन होता है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो सरफेस में जाहिर सी बात है जो लिक्विड ज्यादा होगी उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे,
और उन्हीं के वेपर्स भी ज्यादा जाएंगे और इसलिए वेपर प्रेशर भी उनके कारण ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर उनका ज्यादा जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा ली है हमने। मतलब क्या हो गया, मान लो कोई ए नाम का अगर कंपोनेंट है तो पी ए मतलब वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ ए या वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने ए की क्वांटिटी जितनी ली है उसके हिसाब से प्रेशर ए के कारण होगा। क्लियर है यहां तक? और ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब ये है कि अभी तो मैंने सॉल्यूशन ले लिया ए और बी का, दूसरा लिक्विड बी ले लेता हूं, ठीक है चलो बी, तो पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी एंड पीबी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब ये दोनों क्या है मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी क्लियर है? ये क्या, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ, या पार्शियल वर्ड यूज करूं, उस दिन अपन ने समझा ना पार्शियल वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्रेशर अकेले ए के कारण नहीं है, बी के कारण भी है टोटल प्रेशर, इसलिए दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर को मैं क्या नाम दूंगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पीए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ ए, पीबी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, एक्सए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट आई हैव टेकन, एक्सबी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज 1 माइनस एक्सए। हाँ या ना, मोल फ्रैक्शन ये होता है ना, एक्सए प्लस एक्सबी इज इक्वल्स टू 1, इसको मैं 1 माइनस एक्सए भी लिख सकता हूं। अब बात करते हैं ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है। अभी तो मैंने एक लिक्विड का सॉल्यूशन लिया था, दोनों लिक्विड का सॉल्यूशन लिया था, अगर मैं ए को अकेले लूं, सिर्फ ए ही है वहां पे, तो जो प्रेशर होगा वो तो सिर्फ ए के कारण ही होगा ना, और उसी को हम पी नॉट ए बोलते हैं। अब इसके रास्ते में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है। पहले क्या था, आपने ये सॉल्यूशन जो लिया इसमें ऊपर में ए के मॉलिक्यूल भी थे और क्या थे, बी के मॉलिक्यूल्स भी थे, दोनों थे। पर अब जो मैं ले रहा हूं वो सिर्फ ए अकेला है, तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स ए के ही होंगे, सरफेस में पूरा राज किसका होगा, ए के मॉलिक्यूल्स का। यहां पे तो कुछ जगह पे ए है और कुछ जगह पे बी ने अपनी जगह लेके रखी है, आया ना? तो क्या लगता है ये प्रेशर ज्यादा होगा ए के कारण कि ये वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला ज्यादा होगा? देखिए यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे वो सब ए के ही आएंगे, टोटल प्रेशर ए के कारण ही है, इसमें टोटल प्रेशर ए और बी का मिला के है। तो जो प्योर स्टेट लिखे ना वो यही कहलाती है कि जब आप ए को अकेले लोगे तो जो प्रेशर आ रहा होगा ना दैट विल बी पी नॉट ए, और पी नॉट बी क्या होगा, जब आप बी को अकेले लोगे तब जो प्रेशर आ रहा होगा ना दैट इज पी नॉट बी। अब एक बार स्टेटमेंट रीड करो फिर से और ये दोनों इक्वेशंस को देखना रीड करने के बाद। ठीक है, समझना है आप, जो लिखा है ना वो वही मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। समझ में आ रहा है? अब क्लियर है ना? और टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, पी टोटल अगर मैं निकालूं तो दोनों का एडिशन, यही मैंने उस दिन आपको एक लॉ बताया था ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो आप 11th में जो पार्ट स्किप हो गया था स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, सॉरी सम ऑफ क्या होगा, पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट के बाद एक लाइन लिखना, फिर ये सब लिख लेना। एक लाइन लिखो नीचे, let us consider a mixture of let us consider a mixture of two completely miscible let us consider a mixture of two completely miscible volatile liquids A and B, दो लिक्विड ले रहे हैं ए और बी नाम के, having mole fractions XA and XB, having mole fractions XA and XB, having mole fractions XA and XB, full stop,
let their partial vapor pressure be, let their partial vapor pressure be, let their partial vapor pressures be PA and PB, PA and PB, and the vapor pressures in pure state, and the vapor pressures in pure state, and the vapor pressure in pure state are P naught A and P naught B, are P naught A and P naught B, are P naught A and P naught B, then according to Raoult's law, 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 पहला स्टेटमेंट ये लिखना, दूसरा स्टेटमेंट ये लिखना, PA is equals to P naught A into XA and PB is equals to P naught B into XB. ठीक है, लिखे दोनों PA PB. ओके, नेक्स्ट लाइन में if P is the capital P लेना, if capital P is the total pressure, if capital P be the total pressure, if capital P be the total pressure, then by Dalton's law of partial pressures, then by Dalton's law of partial pressure, then by Dalton's law of partial pressure, P is equals to, capital P is equals to PA plus PB, sum of partial pressures, है ना? Total pressure is equals to sum of partial pressures. ठीक है, और ये वैल्यूज पुट कर दो इसमें. PA की जगह क्या रख दोगे? P नॉट A XA प्लस PB की जगह रख दोगे P नॉट B XB. दिस इज द टोटल प्रेशर जो वो आपका बैरोमीटर शो कर रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर ना. XA की जगह 1 माइनस XB लिख दो. अगला एक लाइन और लिखना इक्वेशन में. यहां पे XA की जगह 1 माइनस XB लिख सकते हैं ना. लिखो, ब्रैकेट ओपन करना, मल्टीप्लाई करो, कॉमन ले लेना XB. फाइनली इक्वेशन क्या बनेगा मुझे बताओ. समझ लो ना क्या क्या बोल रहा हूं करने के लिए. पहले XA की जगह मैं बोल रहा हूं 1 माइनस XB रख लो, ब्रैकेट ओपन करो और XB को कॉमन ले लो. तो क्या बच रहा है, इक्वेशन क्या बन रहा है? देखो कुछ ऐसा आ रहा है क्या? करो, खुद से करो, ये इसको कॉपी मत करो. आ रहा है? XA की जगह 1 माइनस XB रखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, देन XB कॉमन लेना है. आया इतना सबका? सिंपल तो है. ठीक है, देखो इसका भी ग्राफ है. हमने जैसे इसका देखा था ना, हेनरी लॉ का ग्राफ. कैसा था हेनरी लॉ का ग्राफ? ऐसा कुछ था, है ना? P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, जहां पे KH आपका स्लोप था, है ना. यहां पे अगर आप दोनों इक्वेशंस को देखो तो लाइन इक्वेशंस तो हैं. P नॉट PA इज इक्वल्स टू P नॉट, सॉरी, P नॉट A इंटू XA और PB इज इक्वल्स टू P नॉट B इंटू XB. ये भी तो लाइन के इक्वेशंस ही है. Y इज इक्वल्स टू MX, Y इज इक्वल्स टू MX. बस फर्क इतना है कि यहां पे वो चीज KH थी,
यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी है, बस यही फर्क है, हाँ है ना, बाकी तो सब सेम है ना। पी बी है लेफ्ट साइड में और मोल फ्रैक्शन है राइट साइड में, तो आप बोल सकते हो कि दोनों लॉ लगभग सेम है ना, बस के एच है यहाँ पे पी नॉट ए है। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाता हूं, देखो कैसे बनेगा ग्राफ। देखिए ये सॉल्यूशन की बात करें तो मैं एक ही ग्राफ में दोनों लाइन बनाने वाला हूं, ठीक है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा राउल्स लॉ का। दोनों की स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे खींच देता हूं और दूसरी स्ट्रेट लाइन में ऐसे खींचता हूं, मतलब दो ग्राफ एक ही साथ क्लब कर रहा हूं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ध्यान देना कौन सा ग्राफ किसके लिए है। लेट्स से पहले मैं ये वाला बनाता हूं, ठीक है, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखना ध्यान से। एक्स ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0, एक्स यहाँ पे है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, मोल फ्रैक्शन एक्स कोऑर्डिनेट में है और वाई एक्सिस में क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो एक्स ए को 0 लेता हूं मैं अगर, है ना, तो ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, देखो आप एक्स ए की जगह 0 पुट कर दो, पी ए क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा ना। और एक्स ए की जगह अगर मैं 1 पुट करता हूं तो पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी नॉट ए आएगा, यही है। तो यहां मैं एक्स ए की वैल्यू को 1 रख के यहां पे मार्क कर देता हूं पी नॉट ए। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन है आपकी इसकी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। एम आई क्लियर। ध्यान, एक्स ए की वैल्यू 0 रखूं इस इक्वेशन में तो पी ए आएगा 0, तो 0 है। और एक्स ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं इस इक्वेशन में तो पी ए क्या आएगा, एक्स पी नॉट ए। ये लाइन हो जाएगी, अगर आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यही बनेगा लाइन, है ना। और दूसरा, अब अगर मैं एक्स बी को 0 रखूंगा तो पी बी क्या आएगा, 0। ठीक है, अब मैं एक्स बी को अगर 1 रखता हूं तो पी बी क्या आएगा, पी नॉट बी, दैट इज दिस वन। क्लियर है। मैंने जान करके एक को ऊपर दूसरे को नीचे बनाया है, या इसको ऊपर बना लो इसको नीचे बना लो, फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी दो लिक्विड का नेचर एक जैसा नहीं होता। अभी अपन डिस्कस किए थे कि हर लिक्विड का नेचर अलग अलग होता है, इसलिए दोनों के कारण वेपर प्रेशर इक्वल नहीं हो सकता। एम आई क्लियर। तो कभी भी इस लेवल को ना एक ही साथ नहीं बनाएंगे, एक लिक्विड का प्रेशर पी नॉट ए या पी नॉट बी दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी एक से कोई एक बड़ा होगा, समझ रहे ना, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा नहीं है। आप सोचो कि मैं 1 लीटर पानी ले लूं और आप 1 लीटर अल्कोहल ले लो, दोनों अलग अलग बीकर में रखते हैं तो दोनों का क्या वेपर प्रेशर सेम आएगा, नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। एम आई क्लियर। तो किसी का भी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इक्वल नहीं होगा, कोई भी दो लिक्विड का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इक्वल नहीं होगा। क्लियर है, ये ग्राफ बना लो। ठीक है, और ये लाइन को ज्वाइन कर दोगे ना तो वो ये पी वाई लाइन है, टोटल पी ए प्लस पी बी, ये किए थे ना अभी पीछे, पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ना तो ये आपका वही पी का लाइन है। यहाँ पे आप लिख भी लेना पी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, यहां अपन मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, एक्स एक्सिस में क्या है, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्सिस में है आपका वेपर प्रेशर। ये दोनों समझ में आ रहा है, यहां पे हमने ऐसा क्यों लिया है, एक्स ए की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, प्योर ए, बी नहीं है, और एक्स बी का वैल्यू 1 का मतलब क्या है, प्योर बी, ए नहीं है। तो उसी को तो प्योर स्टेट बोलते हैं ना, कि अभी आपने बीकर में सिर्फ ए लिया है तो प्रेशर पी नॉट ए, और अभी आपने बीकर में सिर्फ बी लिया है तो प्रेशर पी नॉट बी। क्लियर है, ठीक। ओके, नेक्स्ट एक हैंड डालना या नोट करके पहले कुछ पॉइंट्स लिखो, नोट नोट।
Raoult's law is not applicable. Raoult's law is not applicable. Raoult's law is not applicable if the two liquids are. Raoult's law is not applicable if the two liquids are not completely miscible. Are not completely miscible. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, liquid pairs that obey the Raoult's law. सेकेंड पॉइंट नोट पे ही, liquid pairs that obey the Raoult's law are called ideal solutions. Are called ideal solutions. Ideal solutions. Liquid pairs that obey the Raoult's law are called ideal solutions. एग्जाम्पल लिखना, इसमें कुछ सॉल्यूशंस का जो आइडियल बिहेव करते हैं. एग्जाम्पल्स, बेंजीन प्लस टोलुइन. बेंजीन प्लस टोलुइन. सेकेंड एग्जाम्पल लिखना, हेक्सेन प्लस हेप्टेन. हेक्सेन प्लस हेप्टेन. थर्ड लिखना, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. बेंजीन प्लस टोलुइन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन. देखो आइडियल का मतलब क्या है कि जैसे एक एग्जांपल जो आपने क्या लिखा है, एक बेंजीन प्लस टोलुइन लिया ना, बेंजीन प्लस टोलुइन. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब ये ग्राफ को फॉलो करेगा. ठीक है, अब ऐसा क्या है कि ये फॉलो कर रहा है, क्यों ये आइडियल है? इसका रीजन है, देखो जब बेंजीन अपने सॉल्यूशन में रहता है ना, तो बेंजीन और बेंजीन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा. अगर मेरे पास एक बीकर में बेंजीन है तो हर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन से अट्रैक्टेड है ना, भले वो वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ना हो, बट है तो अट्रैक्टेड. एक आप पानी का ग्लास भी लो तो हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड है ना. ऐसा थोड़ी है कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है फिर दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ है, ऐसा तो नहीं होता. बीच में गैप थोड़ी ना होता है. बीच में गैप नहीं है मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वहां पे. तो बेंजीन के बीकर में बेंजीन बेंजीन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, टोलुइन के बीकर में टोलुइन टोलुइन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है. दोनों जब हमने मिक्स किया तो अब एक नया फोर्स और जनरेट होने वाला है. कौन सा? बेंजीन और टोलुइन के बीच में. अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रीवियस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आइडियल बोलते हैं. मतलब जैसा वो बिहेवियर पहले कर रहे थे ना, अभी भी मिक्स होने के बाद जो आपस में जो जो अट्रैक्ट हो रहे हैं उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम आइडियल बोलेंगे. समझ रहे हैं? पर अगर मिक्स करने के बाद दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से बढ़ गया या पहले से कम हो गया, तब वो आइडियल बिहेव नहीं करेंगे. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मान लो अगर ऐसा होता कि पहले बेंजीन बेंजीन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है और टोलुइन टोलुइन का अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम था, पर जब आपने बेंजीन टोलुइन को मिलाया ना तो बेंजीन और टोलुइन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया. अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो गया तो अब वेपर को आसानी से बनने नहीं देंगे ये, तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा. आपको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? पहले उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा वीकर था तो वो आराम से वेपर बन रहे थे, पर जब दोनों मिले तो दोनों का मिलकर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो अब वेपर कम बन रहे हैं, और वेपर कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो अब आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेगा. एम आई क्लियर? है ना? और अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीकर हो गया, टोलुइन टोलुइन जब पहले थे ना तब अच्छे थे, उनका अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा था. बेंजीन बेंजीन भी जब अकेले थे तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा था, पर मिलने के बाद जब बेंजीन टोलुइन बने ना, जब उनका मिक्सचर बना, तब उनके बीच के सॉल्यूशन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गया.
इसका मतलब अब आसानी से वेपर बन सकते हैं। जब वो अकेले अकेले थे तब उतनी आसानी से वेपर्स नहीं बन रहे थे, बट अब मिलने के बाद उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स वीक होने के कारण वेपर्स जल्दी बन रहे हैं। इसका मतलब वेपर प्रेशर एक्चुअल से ज्यादा आएगा। ये दोनों ही एग्जांपल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं, जहां पे एक में अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से कम हो गया और दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से ज्यादा हो गया। और आइडियल में जितना पहले था मिलने के बाद भी उतना ही, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे? मतलब इन दोनों की दोस्ती जैसी है, इनकी दोस्ती भी वैसी है। समझ रहे ना? तो वो कोई भेदभाव नहीं है। एम आई क्लियर? बेंजीन बेंजीन जैसे अट्रैक्टेड थे, टोल्यूइन टोल्यूइन जैसे अट्रैक्टेड थे, बेंजीन टोल्यूइन भी उसी फोर्स के जैसे ही अट्रैक्टेड है। तो कोई फर्क नहीं आएगा वेपर प्रेशर में, मिलने के बाद भी और बिछड़े हुए थे तब भी सेम वेपर प्रेशर होगा। तब वो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, राउल्स लॉ। ठीक है, चलो। तो ये जो तीन एग्जांपल लिखा ना आपने, बेंजीन टोल्यूइन, हेप्टेन हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, नॉन आइडियल हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखना। थर्ड पॉइंट, the composition of the vapor phase in equilibrium, the composition of the vapor phase in equilibrium। देखो XA और XB क्या है? व्हाट आर XA एंड XB? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B। लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, है ना? अब मैं बात कर रहा हूं कि ऊपर जो वेपर बने ना, उनका भी तो मोल फ्रैक्शन होगा ना। ये आपने नीचे लिक्विड ले लिया, लिक्विड है, लिक्विड ए, लिक्विड बी, इनके मोल फ्रैक्शन को आपने एक्स ए और एक्स बी नाम दे दिया, हाँ या ना? अब ऊपर ए के वेपर्स आ रहे हैं, ऊपर बी के भी वेपर्स आ रहे हैं, तो अब टोटल वेपर्स में ए का वेपर जितना भी होगा डिवाइडेड बाय टोटल वेपर विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और वैसे ही बी अपॉन टोटल विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां मैं वेपर फेज की बात कर रहा हूं। नीचे लिक्विड के फॉर्म में है वो दोनों, और ऊपर वही दोनों वेपर के फॉर्म में है। तो ऊपर भी तो आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो ना, सिर्फ लिक्विड का ही मोल फ्रैक्शन थोड़ी ना होता है, हर चीज का आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो हम ऊपर गैस फेस का या वेपर फेस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो क्या लिख रहे हो? द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन can be calculated from the partial pressures of the two components, from the partial pressures of the two components, from the partial pressures of the two components, full stop। if ya and yb, इनको ya yb दे दो, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पता है मोल फ्रैक्शन को तो x से डिनोट करते हैं, बट ऑलरेडी आपने x सिंबल यूज किया है ना लिक्विड फेज के लिए, तो y सिंबल यूज कर लो वेपर फेज के लिए। एम आई क्लियर? ये लिक्विड A है, उसके लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन XA है, और उसके वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन YA है। ठीक है, इफ YA एंड YB represent mole fractions of A and B, mole fractions of A and B, if YA and YB represent the mole fractions of A and B in the vapor phase, in the vapor phase, in the vapor phase, then YA is equals to, then YA is equals to, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? ऊपर उसका मोल अपॉन टोटल मोल, और यहां प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो ऊपर उसका प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। नहीं, पार्शियल प्रेशर्स। देखो पीए क्या है? इट इज द पार्शियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ए के वेपर्स, और टोटल में से ए का कंट्रीब्यूशन कितना है वो ही निकाल रहे हैं ना अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस अपॉन टोटल। और वैसे ही अगर मुझे मोल फ्रैक्शन बी के वेपर्स का निकालना है, तो बी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है? पीबी, यही तो कंट्रीब्यूशन है ना, आया ना? ये पीबी किसके कारण है? वाईबी के कारण। और पीए किसके कारण है? वाई ए के कारण।
जितना ज्यादा आपका YA होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, उतना ज्यादा PA होगा। ठीक है, डन। एक्चुअली डाल्टन्स के लॉ में एक चीज और है, ध्यान देना इधर। आप बोल रहे हो ना कि पार्शियल वेपर प्रेशर A का PA है और B का PB है, और टोटल प्रेशर क्या बोलते हैं अपन, P टोटल ले लो या फिर P ले लो, जो भी, दोनों में से कोई भी सिंबल, इज द सम ऑफ PA एंड PB। ठीक है, अब अगर मुझे इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है ना, तो अपन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू टोटल प्रेशर। ये होता है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पार्शियल प्रेशर्स। तो समझ रहे हो, देखो XA मतलब कितना A का फ्रैक्शन है उतना इंटू टोटल, टोटल में कंट्रीब्यूशन A का तो यही है ना, इससे इसलिए टोटल में हम A के मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट गिव्स यू द प्रेशर बिकॉज ऑफ A। और टोटल में से B का कंट्रीब्यूशन कितना है, XB, तो उसके लिए प्रेशर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही काम हम यहां भी कर रहे हैं। अब ध्यान देखो ना, PA इज इक्वल्स टू YA इंटू P टोटल, बस XA और YA का तो फर्क है ना, ये लिक्विड की बात कर रहा था मैं और ये वेपर की बात कर रहा हूं, तो आप देख लो वही चीज है, PA इज इक्वल्स टू YA इंटू P टोटल एंड PB इज इक्वल्स टू YB इंटू P टोटल। तो एक्चुअली ना ये डाल्टन्स लॉ से ही आया है, बस फर्क कितना है, ये लिक्विड फेज में है, ये वेपर फेज में है। क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई भी फेज का मोल फ्रैक्शन निकालने बोल सकता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर A या लिक्विड A। लिक्विड A बोलेगा तो XA निकालना, और वेपर A बोलेगा तो YA निकालना है। ठीक है, ये दोनों रिलेशन लिख लिए। ठीक ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस of solid in liquid, of solid in liquid। इसके पहले क्या था, liquid in liquid, अब क्या है, solid in liquid। and solids are generally, वो तो ठीक है, नॉन वोलेटाइल। क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल। नमक और पानी का अगर आप मिक्सचर बना दो ना, तो NaCl सॉल्यूशन तो बन जाएगा, बट उसमें जितना भी नमक है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। आप इवेपोरेट करो, पानी उड़ जाएगा, नमक वहीं रह जाएगा चिपका हुआ। अपन क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन करके नमक और पानी को अलग करते हैं ना, उसका कारण क्या है, बिकॉज सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल एंड वाटर इज वोलेटाइल। तो जितना भी इवेपोरेशन होना है, पानी का इवेपोरेशन हो जाएगा और सॉल्ट वहीं रह जाएगा। दिस इज हाउ वी सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर। तो अब हम ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसके अंदर एक लिक्विड है और सॉलिड वाला सॉल्यूट है, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अभी तक दोनों ही वोलेटाइल थे, दोनों के वेपर्स बन रहे थे, तो प्रेशर भी दोनों के कारण था। अब एक कंपोनेंट वोलेटाइल है ही नहीं, तो उसके तो वेपर बनेंगे ही नहीं, तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा। आया ना, क्योंकि अब तो सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर बन रहा है ना, सॉल्यूट तो आपका नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर बनेगा ही नहीं, तो काय का उसके कारण वेपर प्रेशर। अभी PAPB दोनों था, अब कोई एक ही के कारण प्रेशर आएगा जो वोलेटाइल होगा, जो वोलेटाइल नहीं है उसके कारण प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उसके तो वेपर है ही नहीं, तो कहां से प्रेशर क्रिएट करेगा। एम आई क्लियर। ठीक है, तो क्या लिखे हो, वेपर प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ब्रैकेट में लिख लेना राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। पीछे वाला था राउल्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स, राउल्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यहां पे होगा राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आपको लगता है अब ग्राफ में ये दो लाइंस होंगी क्या, नहीं होंगी ना, ग्राफ में सिर्फ एक ही लाइन होगी, किसकी होगी, वो वोलेटाइल कंपोनेंट की। एम आई क्लियर। अभी हमने दो लाइन क्यों बनाई थी, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल थे, दोनों के कारण ही प्रेशर आ रहा था। बट अब तो एक कंपोनेंट आपने सादा सीधा सीधा बोल दिया कि वो नॉन वोलेटाइल है, और अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो उसके कारण तो वेपर्स जनरेट ही नहीं हो रहे हैं। तो अब सिर्फ एक ही लाइन बनेगी उस वोलेटाइल कंपोनेंट की, राउल्स लॉ की। ठीक है, चलो इस वाले पार्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।